हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम बिजनेस स्टडी में सेकंड बुक स्टार्ट कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमने कर लिया था उसका, जो हमारा क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। उसका लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक के साथ अब हम दूसरे टॉपिक पर पहुँचते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। तो ये और ये दोनों टॉपिक मिलकर हमारे जो कोर्स में हैं 15 मार्क्स के हैं। तो आप 15 मार्क्स इन 2 चैप्टर से कर सकते हो। 2 वीडियो उसकी बनी हुई हैं, 2 ही वीडियो इसकी आएँगी। उसमें से पहली वीडियो आज हम कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट हम आज कर रहे हैं इसका। चैप्टर हमारा सेकंड है। तो आज हम इसके पार्ट फर्स्ट में जो है, जो टॉपिक करेंगे, वो देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, उसका प्राइमरी मार्केट क्या है। तो इन सब टॉपिक को अभी हम शुरू करते हैं। आप सभी से एक बार मैं फिर याद दिला दूँ आपको, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास टाइमली वीडियोस पहुँचती जाएँ और हमारा जो 95% का टारगेट है वो अचीव हो सके अकाउंट्स में भी और बिज़नेस स्टडी में। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करेंगे और उसके फर्स्ट पार्ट को करेंगे। तो क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शुरुआत इससे करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केट इज ए मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। देखो, फाइनेंशियल एसेट यहाँ पर जो कहा गया है वो एसेट कौन कौन सी हो सकती हैं? शेयर्स, ठीक है, दोनों, इक्विटी भी, प्रेफरेंशियल भी, साथ ही साथ डिबेंचर्स और बॉन्ड। ये वो सारी एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, जिनको या तो क्रिएट का मतलब फर्स्ट टाइम इशू, पहली बार जब इशू करेंगे तो वो कहलाता है हमारा क्रिएट। तो या तो हम मार्केट में उसको पहली बार ला रहे हों तो हम इस मार्केट के थ्रू ला पाएंगे उसको, और या एक्सचेंज का मतलब वो पहले से जारी है, पहले से इशू की जा चुकी हैं, अब उनका क्या चल रहा है, बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है। तो बाइंग एंड सेलिंग को हम एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ोगे आप कि शेयर बाजार के थ्रू ये काम होता है। जो करंट इन्वेस्टर होते हैं वो बेचना चाहते हैं, और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, जो भविष्य में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी में, वो क्या होते हैं, बायर होते हैं, और बेचने वाले जो होते हैं वो करंट इन्वेस्टर होते हैं। तो वो बाइंग एंड सेलिंग का काम जो होता है वो भी फाइनेंशियल मार्केट में ही होता है। तो ये क्या करती है, इट हेल्प इन मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजिंग द सेविंग। जो भी पैसा इन्वेस्टर्स के पास है, जो अभी तक मार्केट से बाहर है, जिसकी एक तरीके से इकोनॉमिक्स टर्म में बोला जाए तो लीकेज है, तो उस लीकेज को एक प्लेस प्रोवाइड करती है, उस सेविंग को एक प्लेस प्रोवाइड करती है, और विद ये कॉन्फिडेंस कि वो सिक्योर है उनका पैसा, तो वो अपनी सेविंग को लगाए, उसको मोबिलाइज बनाए, उससे पैसा कमाए और उसका सही उपयोग कर पाए। ये काम वो करती है सो दैट उससे इंडिया की इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया जा सके, उसका सबसे अच्छा प्रोडक्टिव यूज किया जा सके। तो फाइनेंशियल मार्केट आल्सो हेल्प इन प्राइस डिस्कवरी। देखो, प्राइस यहाँ पर डिस्कवर होगा, जैसे आपने परफेक्ट कंपटीशन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि वहां पर खरीदने वाला बेचने वाला प्राइस डिसाइड करता है, यहाँ पर भी वही बात है। तो यहाँ जो खरीदने वाला होता है वो डिमांड करता है, और जो बेचने वाला होता है वो सप्लाई करता है। तो उन दोनों की डिमांड और सप्लाई के बेस पर क्या होता है, किसी भी एक एसेट का, इनमें से कोई भी, उसका प्राइस जो है वो निकल कर आता है मार्केट में। साथ ही साथ वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। लिक्विडिटी का मतलब है कन्वर्जन इनटू कैश। तो कैश में उसकी कन्वर्जन को भी पॉसिबल हम फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू करते हैं। आगे चलते हैं। ए फाइनेंशियल मार्केट हेल्प टू लिंक द सेवर। देखो, सेवर का मतलब वो इन्वेस्टर जिनके पास पैसा अवेलेबल है, इनसे लिंक किया जा रहा है इन्वेस्टर, वो कंपनियां जिनके अंदर वो पैसा लग सकता है। तो वो उस पैसे का, उस सेविंग का मोबिलाइज बनाते हैं, उसको गतिशील बनाते हैं, सो दैट दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। एक उस पैसे से पैसा कमा सके और एक उस पैसे का सबसे अच्छा उपयोग अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर कर सके।
या जहाँ भी उसे यूज़ करना है वो अपने बिज़नेस को बढ़ा सके इसके थ्रू। तो वो होती है हमारी फाइनेंशियल मार्केट। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट में। तो आप पाओगे कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, अगर इसका एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हम तैयार करें, तो वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा कि उसमें एक तो बिज़नेस फर्म होंगी जिनको पैसे की आवश्यकता होती है। दूसरा है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो उनको पैसे दे सकता है। तीसरा है हाउस होल्ड जिसके पास पैसा है। और चौथा है बैंक। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये तो एक जैसे हैं दोनों, ठीक है? ये तो बिल्कुल सेम है, एक जैसे ही हैं, ठीक है? यहाँ पर पैसा आता है, कहाँ से आता है? हाउस होल्ड सेवर से। तो ये जो एरो इस तरफ जा रहा है, ये इसलिए है कि ये अपनी सेविंग बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको देते हैं, ठीक है? और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक इनको इन रिटर्न क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है? तो अगर इन रिटर्न माँगे तो वो क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरीके से जो पैसा अभी अनयूटिलाइज़्ड था वो कहाँ पहुँच गया है? तो बैंकों के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। ये पैसा अब किसके पास जाएगा? बैंक। इनको उल्टा भी होता है, ऐसा नहीं है, हाउस होल्ड को भी लोन लेना होता है, ठीक है? तो हाउस होल्ड भी लोन ले सकते हैं, तो वो बैंक से लेंगे, तो बैंक उनको पैसा देगा और उसके बदले में उनसे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। लेकिन एक तरफ से जो लेन-देन होता है इसमें अगर हम ट्रांज़ैक्शन देखें, ट्रांज़ैक्शन में एक तरफ से पैसा एक दूसरी पार्टी के पास जाता है और दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट में या तो ब्याज देती है या ब्याज लेती है, ठीक है? तो यही बात बिज़नेस फर्म के लिए है, जो बिज़नेस फर्म को पैसा चाहिए, वो बैंक के थ्रू इनके पास आ जाता है, तो जो इनके पास रिक्वायरमेंट है, ठीक है? रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस है, वो पूरी कर रही है एक तरीके से। दोनों कर रही हैं, बैंक भी कर रहा है और क्या कर रहा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है? और इसके बदले में ये इसको क्या दे रहे होंगे? इंटरेस्ट। ये इसको क्या दे रहे होंगे? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट का जो पोर्शन होता है, जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिलता है, ये ज़्यादा होता है और जो हाउस होल्ड सेवर यहाँ पैसा लगाते हैं, वो इंटरेस्ट जो होता है, वो कम होता है। तो अगर मान लिया यहाँ पर 12% के रेट पर इन्होंने उधार दिया था, तो ये यहाँ पर कहीं न कहीं 8% के आस-पास वापस करते हैं। तो इनके बीच का जो होता है, वो इनकी इनकम होती है। तो ये एक तरीके से हमारा पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू पैसा एक दूसरे को जिसको ज़रूरत होता है, उस तक पहुँच जाता है। एक और देखिए, ऐसे ही वही बैंक और फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहाँ से पैसे को मोबिलाइज़ बनाया जाता है। हाउस होल्ड भी इन्हीं के पास आते हैं, अपनी सेविंग्स को लेकर। जो सेवर्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पैसा सेव कर रखा है, वो कोई भी इन्वेस्टर हो, वो भी यहीं पर आते हैं अपना पैसा इनके पास लेकर और ये वो पैसा फिर इनको दे देते हैं बिज़नेस फर्म को जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? या और कोई इन्वेस्टर हो मतलब कि ये वो 4 एक तरीके से मेन पिलर हैं उस फाइनेंशियल मार्केट के, जो बैंक और जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज वगैरह मिलेगा आपको, उसके थ्रू डील करते हैं। तो इस ये आगे हम पढ़ेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहला जो हमारा काम आता है, वो आता है कि फाइनेंशियल मार्केट जो अभी हम पढ़ कर आए हैं, क्या होती है? वो क्या-क्या काम करती है, उसके फंक्शंस क्या हैं? तो पहला फंक्शन है कि मोबिलाइज़ेशन ऑफ सेविंग, सेविंग को गतिशीलता प्रदान करना, उसको यूज़ करना और उसको सही जगह पर यूज़ करना सो दैट प्रोडक्शन बढ़ सके, देश की इकोनॉमी का ग्रोथ हो सके, ये इनको देखना होता है। तो ये सेवर का पैसा उन तक पहुँचाते हैं जिनके जो उसको यूज़ कर उसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है। हिंदी में उसको बोला जाता है बचतों को गतिशील बनाना और उनको अधिकाधिक उत्पादक उपयोग में सन्निहित करना। सेकंड पॉइंट पढ़ें तो वो ये है कि फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी मैं आपको बता चुका हूँ प्राइस डिस्कवर कैसे होगा डिमांड और किससे सप्लाई से। आप ये इकोनॉमिक्स में पढ़कर आ चुके हैं। डिमांड करने वाले जो होते हैं वो पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं जो उस पर्टिकुलर
कंपनी के जो भी वो सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, उनमें पैसा लगाना चाहते हैं। तो वो डिमांड करते हैं। सप्लाई करने वाले जो होते हैं वो प्रेज़ेंट इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास वो शेयर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस बेस पर प्राइस को डिस्कवर करते हैं। तो एक काम होता है इस फाइनेंशियल मार्केट का प्राइस को डिस्कवर करना, मूल्य की खोज को सुसाध्य बनाना। फिर है कि लिक्विडिटी देते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है कन्वर्जन इनटू कैश। तो वो ये मार्केट प्रोवाइड करती है इन प्रेजेंट इन्वेस्टर को कि ये अपने पैसे को लिक्विड कर सकें, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकें। कोई भी फाइनेंशियल एसेट है उसको ये लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है। हिंदी में बोलेंगे वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु द्रव्यता उपलब्ध बनाना। थर्ड आता है कि रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन। देखो जब तक मार्केट आपके पास अगर बाजार नहीं है तो आपको बाजार को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपको मार्केट को सर्च करना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि वो चीज कहाँ बिकती है, तो आप सर्च करने में पैसा लगाओगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी एक तरीके से, किसी भी वे में ले लीजिए। और अगर आपको मार्केट का एक पर्टिकुलर प्लेस या एक वो, चाहे वो टेलीफोनिकली हो चाहे वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर हो, अगर आपको मार्केट पता है तो आप डायरेक्टली वहां जाकर क्या कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, टाइम बचता है और कॉस्ट बचती है। तो वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट ये काम भी करती है, लेन देन की लागत को भी घटाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन अगर करें हम फाइनेंशियल मार्केट की, तो दो टाइप की फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल हैं हमारे पास। जो फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल हैं वो एक है मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म पीरियड को डील करती है। शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब 1 ईयर, वही करंट वाली बात है। और ये उसी नॉन करंट पीरियड को डील करती है। लॉन्ग टर्म होता है ये, साथ में मीडियम टर्म भी होता है। तो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म यहाँ पहुंच जाता है कैपिटल मार्केट के अंदर, बाकी सब मनी मार्केट में चला जाता है। शुरुआत हम मनी मार्केट से करते हैं। पहला ये है, तो जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड को डील किया जाता है और मॉनेटरी जो भी एसेट्स हैं उनकी मैच्योरिटी जो होती है, मतलब उनसे पैसा वापस मिलने का जो मैक्सिमम टाइम है वो 1 ईयर है। फिर हम करते हैं कि ये जो होती हैं ये ऐसी एसेट्स जो होती हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होती हैं मनी की, मतलब कि वो ये है कि ये हाईली लिक्विड है, इनको आप इजीली जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हाईली लिक्विड होती हैं। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर रिस्क बहुत कम है, अनसिक्योर्ड होते हैं ज़्यादातर, और शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं और एक्टिवली ट्रेडेड किए जाते हैं रोज। क्योंकि समय बहुत कम है तो ये डेली डील करते हैं, रिस्क यहाँ पर कम होता है, टाइम बहुत छोटा होता है, अनसिक्योर्ड होते हैं। तो यहाँ पर रिस्क लो है पर फिर भी वो क्या है, अनसिक्योर्ड है पर फिर भी क्या है, रिस्क क्या है, लो है। अभी हम पढ़ेंगे क्यों, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। देखो आरबीआई पार्टिसिपेट कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। कमर्शियल बैंक डील करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी डील करती है, स्टेट गवर्नमेंट डील करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां डील करती है, और जो म्यूचुअल फंड एजेंसीज होती हैं वो डील करती हैं। तो ऑब्वियसली जब आप ज्यादातर नाम देखोगे तो उनपे आपको फेथ हो जाएगा, इसीलिए क्या है, रिस्क लो है, ऑल्दो ये क्या है, अनसिक्योर्ड है। तो अब हम आगे चलते हैं, मनी मार्केट को और समझते हैं। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन से हैं, मतलब कि किस प्रकार की जो एसेट्स हैं या कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो मनी मार्केट में डील करते हैं। तो सबसे पहला है ट्रेजरी बिल, अभी हम इन सबको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कमर्शियल पेपर आता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, कॉल मनी आती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आता है, कमर्शियल बिल आता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आता है, और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड आते हैं। तो इन दो को छोड़कर बाकियों की एक टेबल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये पहले 5 आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाएँगे। बस वीडियो को देखते रहिए, देखेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आता है।
नॉर्मली ज़्यादातर पूछा जाता है, 4 मार्क्स के आसपास इसके मार्क्स होते हैं, तो आप ईज़िली डील कर लोगे। तो मनी मार्केट के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी मैंने बनाई है। उसमें ये चीज़ें मैंने ली हैं। इंस्ट्रूमेंट में हम देखेंगे कि कितने समय के लिए जारी होता है, कौन जारी करता है, उसकी लिक्विडिटी क्या है, ठीक है? यहाँ पर उसकी लिक्विडिटी की बात की जा रही है। यहाँ उसका रिस्क की बात की जा रही है। यहाँ उसका जो इश्यूइंग प्राइस है वो क्या है? फिर उसका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो क्या है? उसका मिनिमम प्राइस क्या है? उसका मैक्सिमम प्राइस क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है और वो नेगोशिएबल है या नहीं है, ये हम देखेंगे। तो शुरुआत हम अपने पहले डॉक्यूमेंट से करते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है ट्रेज़री बिल है। इस डॉक्यूमेंट को हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। 1 मार्क्स में यही पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ट्रेज़री बिल को ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं या ज़ीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ट्रेज़री बिल भी होता है। तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अभी हम देखते हैं कि क्या-क्या होता है। इसका मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, मिनिमम प्राइस। तो ये समय जो होता है इसका 1 साल से कम होता है। आरबीआई इसको इश्यू करती है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ़ पर इश्यू करती है। कोई भी खरीद सकता है, मतलब कि एक आम नागरिक भी चाहे तो खरीद सकता है, बैंक के थ्रू खरीद सकता है। हाइली लिक्विड है, क्योंकि समय उतना है, बैंक का है और आरबीआई का है तो डूबने के चांसेस भी नहीं है, इसलिए रिस्क क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। डिस्काउंटेड प्राइस पर इश्यू होता है और पार वैल्यू पर मिलता है, मतलब कि अगर ये 50,000 का है ये डॉक्यूमेंट, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो ये जब इश्यू किया जाएगा उसी समय 48,000 में इश्यू किया जाएगा। ठीक है? तो डिस्काउंटेड प्राइस पर इश्यू होता है, जब मैच्योरिटी होगी तो पूरा पार वैल्यू आपको मिलेगी। तो जारी 50,000 के रूप में होता है, पर पेमेंट जो करनी होती है पार्टी को वो 48,000 रुपए करनी पड़ती है। एक एग्जांपल के रूप में। मल्टीपल ऑफ 25,000 चलता है। पहली जो मिनिमम अगर आप खरीद सकते हो तो 25,000 का खरीद सकते हो और बाकी फिर आगे 25,000 की मल्टीपल में मैक्सिमम जा सकता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट सेट नहीं है। ये इसलिए इश्यू किए जाते हैं जिससे टेम्परेरी जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन किया जा सके मार्केट में। आरबीआई इसीलिए उसको डील करती है। जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो खींच लेती है, कभी-कभी इनको वापस भी कर देती है। तो जो भी टेम्परेरी लिक्विडिटी है उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट इसको इश्यू करती है। नॉट नेगोशिएबल है, मतलब कि इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कमर्शियल पेपर है, जो बड़ी-बड़ी जो बिज़नेस हाउसेस होते हैं, लार्ज और जिसकी क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी होती है, जिसकी गुडविल अच्छी होती है, सिर्फ़ वही लोग इनको इश्यू कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। किनको करते हैं? अब खरीदने वाले भी ज़्यादातर जो होते हैं कंपनियाँ होती हैं। उसका रीज़न है कि 5 लाख कम से कम लगाना पड़ता है। तो वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ही लगा पाती हैं, इसलिए खरीदने वाले नॉर्मली क्या होती हैं, दूसरी कंपनीज़ ही होती हैं। 15 दिन से 1 साल के बीच का इसका टेन्योर होता है। हाईली लिक्विड है, रिस्क ज़्यादा है क्योंकि अनसिक्योर्ड है। कंपनी इश्यू कर रही है, कंपनी डूब सकती है तो इसलिए रिस्क बढ़ गया। डिस्काउंटेड प्राइस पर इश्यू किया जाता है, पार वैल्यू पर मिलता है, यही कंडीशन है। 5 लाख होता है और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 5 लाख चलता है। उस कंपनी को जब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, सीज़नल रिक्वायरमेंट में पैसे की ज़रूरत होती है, तो उस समय ये उसको यूज़ करते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ये नेगोशिएबल है, मतलब कि इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर आता है हमारा कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब है बैंक टू बैंक चलता है। एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है, छोटे समय के लिए लेता है, देखो 1 दिन से लेके 15 दिन तक। और ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आरबीआई कुछ पॉलिसी बनाती है जिसमें वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है डिसाइड करती है और हर बैंक को उसको मानना होता है। तो उस रिवर्स रेपो और रेपो रेट को बनाने के लिए ही आपको पता है, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है आप जानते हो। तो उसको मेंटेन करने के लिए बैंक को कभी 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट डे जब उनके पास डिपॉज़िट आ जाता है तो वो उस बैंक का पैसा वापस कर देते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, जो उस समय की इमीडिएट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। नेगोशिएबल नहीं है, लिमिट कोई सेट नहीं है।
इंटरेस्ट के साथ पे किया जाता है, पार वैल्यू पर इशू होता है, रिस्क बिल्कुल नेग्लिजिबल है नहीं क्योंकि बैंक टू बैंक डीलिंग हो रही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है एक डॉक्यूमेंट है जो 7 दिन से लेके 1 साल तक के लिए इशू किया जाता है। कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन और जो कंपनीज होती हैं वो इनको जारी कर सकती हैं। लिक्विड है, रिस्की भी है, रिस्क है पर हाई नहीं है, रिस्क जरूर है। पार वैल्यू पर इशू होता है, इंटरेस्ट के साथ पे होता है मैच्योरिटी पर। 1 लाख कम से कम अमाउंट होता है और उसके बाद 1 लाख के मल्टीपल चलते हैं। जब टाइट लिक्विडिटी होती है मार्केट में तो इसको यूज किया जाता है। जब तरलता नहीं मतलब कैश में कन्वर्जन नहीं हो रही तो उस समय सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का यूज किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। किसको दिया जाता है? इंडिविजुअल कॉरपोरेशन और कंपनीज को जारी किया जा सकता है। निगोशिएबल है मतलब कि आप इसको चाहो तो ट्रांसफर कर सकते हो, बियरर फॉर्म में होता है, जिसके पास होगा उसको पैसे मिल जाएंगे। निगोशिएबल का मतलब यही होता है कि वो बियरर फॉर्म में होता है, जिसके पास होता है उसको पैसा मिल जाता है। कमर्शियल बिल को आप बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से समझोगे तो ज़्यादा आसान होगा। आप 11th में पढ़ के आ चुके हो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जो बीआर और बीपी आप इशू करते हो वो चीज़ है ये। तो इसका टाइम आपको पता है 3 से 4 महीने होता है। एक सेलिंग कंपनी बाई कंपनी को जारी करती है। हाईली लिक्विड होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। आपने देखा है बेड डेब्ट बहुत होता है पैसा, तो रिस्क ज़्यादा होता है। पार वैल्यू पर इशू होता है, जो भी उनके बीच में एग्रीड प्राइस है उस पर ये मैच्योर होगा। कोई लिमिट यहाँ पर सेट नहीं होती। सेल को, क्रेडिट सेल को एक मैं कह सकूँ कि सेल बढ़ाने के लिए हम इस डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा है कि ये भी ट्रांसफरेबल है मतलब कि नेगोशिएबल ये भी है। इस टेबल के थ्रू आप इन सारे इंस्ट्रूमेंट को बहुत आसानी से समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आप अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर कर दोबारा से चेक कर लीजिए, आप ज़रूर ईज़िली इनको समझ पाएँगे। आगे चलते हैं हम अपनी और हम पहुँचते हैं अब दूसरी मार्केट पर जो थी हमारी कैपिटल मार्केट। तो हमने पढ़ा था कि कैपिटल मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर लॉन्ग टर्म फंड्स को मोबिलाइजिंग किया जाता है और कौन करता है? कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट करती है। तो ये इनको डील करते हैं, हैंडल करते हैं और लंबे समय के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ से पूरी होती है। तो कैपिटल मार्केट में कौन-कौन आता है? डेवलपमेंट बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक आते हैं और स्टॉक एक्सचेंज हमारा इसके अंतर्गत आता है। इट कंसिस्ट ए सीरीज ऑफ चैनल थ्रू व्हिच सेविंग मतलब कि जो पैसा अभी अनयूटिलाइज्ड है, लीकेज है जिसकी, कम्युनिटी के पास वो घर में पड़ा है, उसको अवेलेबल कराया जा सके किसको? इंडस्ट्री को या कमर्शियल एंटरप्राइजेस को या पब्लिक को भी अगर वो पैसे की जरूरत है लोन के रूप में तो उन तक वो पहुंचाया जा सके सो दैट उस पैसे का सही उपयोग हो सके। तो ये कैपिटल मार्केट करती है हमारे। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट जैसे आपने देखा था कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें 2 टाइप थी, ऐसे कैपिटल मार्केट भी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। उसमें जो पहली जो टाइप है वो प्राइमरी मार्केट है। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर न्यू सिक्योरिटी जो अभी तक जारी नहीं हुई, ये फर्स्ट टाइम इशू हो रही है, तो उसको हम न्यू सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम इशू होती है, ऐसी सिक्योरिटी में डीलिंग होती है प्राइमरी मार्केट में जो अब से पहले कभी भी ट्रेडेबल नहीं थी पब्लिक के बीच में। तो प्राइमरी मार्केट को हम दूसरे नाम से जानते हैं न्यू इशू मार्केट, पहली बार इशू होने वाली मार्केट। यहाँ जो इन्वेस्टर होता है वो इस मार्केट में कौन हो सकता है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड वाली एजेंसीज एंड इंडिविजुअल। हम भी नॉर्मल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैपिटल मार्केट में इंडिविजुअल भी पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी अपना पैसा मतलब उसको पैसे की जरूरत है, आपने पढ़ा है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है कैपिटल। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस के थ्रू वो क्या कर सकती है? कैपिटल से रेस कर सकती है पैसा प्राइमरी मार्केट के थ्रू, अगर आपने पहले वो इशू नहीं किए हैं। आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन और डिपॉजिट यहाँ इनके थ्रू पैसे को इकट्ठा कर सकते हो। तो ये थी हमारी प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, फ्लोटेशन कैसे होगी, वो कौन कौन से मेथड हैं जिससे आप पैसा लोगों से मांग सकते हो। तो पहला ये है कि ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, तो आपने पढ़ा ही है
कि जब शेयर इश्यू किए जाते हैं तो आप पहले लोगों को प्रोस्पेक्टस जारी करते हो। तो ये किसी को भी जारी किया जा सकता है। प्रोस्पेक्टस में उस कंपनी की सारी बेसिक डिटेल लिखी होती है। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी ने कितने शेयर इश्यू कर रखे हैं, कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, कंपनी आगे क्या करना चाहती है, कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों है। एवरीथिंग अबाउट द कंपनी इज रिटन इन दैट डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में फीचर्स, पास्ट परफॉर्मेंस सब लिखा होता है। तो उसके थ्रू वो पैसा जनरेट कर सकती है, पैसे को इकट्ठा कर सकती है। दूसरा है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, हम पब्लिक के पास सीधा नहीं जाते। यहाँ तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं पब्लिक के पास। यहाँ हम पब्लिक के पास डायरेक्ट ना जाकर कोई इंटरमीडियरीज यूज करते हैं, जिनको हम या तो कहते हैं इशूइंग हाउसेस या जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं उनके पास जाते हैं और उनके कहते हैं कि भाई तुम अपने लिंक के थ्रू पब्लिक को मोटिवेट करो कि वो अप्लाई करे। तो उसको कहा जाता है ऑफर फॉर सेल, जिसमें हम इंटरमीडियरीज स्टॉक ब्रोकर को यूज करते हैं शेयर इशू करने में या कोई भी सिक्योरिटी को इशू करने में। थर्ड आता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये एक ऐसी एजेंसी होती है जो पहले खुद खरीदती है। तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो पहले खुद बाय करेंगे, ये गारंटी देते हैं कंपनी को कि ये हम शेयर आपके इतने बेच देंगे और अगर हम नहीं बेच पाए तो हम खुद खरीद लेंगे, उसका पैसा भी हम खुद दे देंगे। और उसके बाद ये क्या करते हैं, उसको आगे बेचते हैं। तो ये कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है राइट इशू। राइट इशू जो है सबसे पहले दिया जाता है अगर कंपनी ने पहले से शेयर इशू कर रखे हैं। तो जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, सबसे पहले उनको ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप वेलकम हैं, आपको सबसे पहला अधिकार है। तो उसको कहा जाता है राइट इशू। तो चाहें तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी उन शेयर को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है EIPO। हमने पढ़ा था कि प्राइमरी मार्केट जो है वो एक तरीके से, एक आगे पढ़ोगे आप अभी, एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर जो सिक्योरिटीज पहले से इशू की जा सकी हैं, की जा चुकी हैं, उनकी डीलिंग होती है। तो वहां पर हम प्राइमरी मार्केट की जो भी सिक्योरिटीज होती हैं वो नहीं बेच सकते। बट इनिशियल, मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। तो आज की डिजिटल मार्केट में हम इसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी इशू कर सकते हैं। तो उसको कहा जाता है EIPO। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है कि पारदर्शिता बढ़ती है कि भाई जो भी काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, तो वो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे और आप इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।